हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको इतना ज़्यादा वेट कराने के लिए आई एम रियली सॉरी। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था, ये हमें मालूम चला कि वही के पास्ट में क्या हुआ था और क्यों वही का फेस तक हाइड किया गया है या फिर इसके बारे में किसी को क्यों कुछ मालूम नहीं है। और यहाँ दूसरी ओर जैक फैमिली में जैक चैंग ने जाके बता दिया था कि वही लौट आया है। ये बात सुन के वही की मदर बिल्कुल खुश नहीं थी, ना ही उसके डैड। और एज़ यूजुअल जियांग याली को कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है, उनके पास मनी है, वो शॉपिंग कर सकती हैं और जब तक उनके पास मनी है उन्हें और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मदर से भी बात नहीं करती। वो लोग डाइनिंग टेबल पे थे, यहाँ पे वहीं हमें वो कहती है कि हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। याली तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें वहीं से दूर रहना है। मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई और नया बखेड़ा हो और तुम्हारे डैड को इन सब के बारे में मालूम चले। यहाँ पे मैडम ये सब कह रही थी और जियांग याली अपने फ़ोन में बिजी थी। मैडम अब उसका फ़ोन छुड़ा के दूर रख देती है। याली तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है मैं कुछ कह रही हूँ, क्या तुम सुन भी रही हो या फिर नहीं? आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ अब आप लोगों की तरीके से लूँ? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को जैसा जीना है और मैं वैसे जीऊँगी। आप मेरा फ़ोन वापस कीजिए। मैडम ये कहती है याली ये तुम कैसे बात कर रही हो? क्या तुम पागल हो गए? कोई अपनी मदर से ऐसे बात करती है? मदर आप क्या भूल चुकी है? हमें फैमिली अच्छी फैमिली बिल्कुल परफेक्ट फैमिली होने का दिखावा सिर्फ बाहर करना पड़ता है। घर में हम लोग कोई भी नहीं है। ये घर नहीं एक होटल है जहाँ से हम लोग वन नाइट स्टैंड करते हैं, उसके बाद अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। हम ऐसे कोई भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। तो अब आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हैं? मेरे को जिससे मिलना है मैं उससे मिलूंगी और जिससे बात करना है मैं उससे करूँगी। मैं सुन के ये थोड़ा शॉक्ड थी और वो अपनी कुर्सी पर वापस झटके से बैठ जाती है। अब जियांग याली उनसे अपना फ़ोन छुड़ा लेती हैं और अब उनका एक कॉल आता है। वो पिक करते हुए हेलो बेबी तुम कैसे हो और ऐसे ही बहुत सी बातें करते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। रमियो को बिल्कुल नहीं लगा था कि उनकी खुद की बेटी उनके साथ ऐसा बिहेव करेंगी। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी तो उनकी बात सुनेगी, उनका साथ देगी। अब वो अपने बेटे की तरफ देखती हैं तो वहाँ कहता है लुक मदर मुझे वैसे कोई मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए। और फादर और आपके बीच में क्या मैटर है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये कह के जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है कुछ अल्फाज के साथ हैंग आउट करने के लिए। यहाँ मैडम यू बस अकेली बैठी हुई थी। उन्हें वो टाइम याद आ रहा था जब वो सिर्फ उनसे बात करने का इंतज़ार करता था कि कब उसकी मदर उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखेंगी, उससे प्यार से कुछ बातें कहेंगी। पर ऐसा मैडम यू ने कभी कुछ नहीं किया। मैडम यू को वो टाइम याद आता कि जब भी वो गुस्से से भी वही को कुछ कहता वो वही चुपचाप खड़े होकर सब सुन लेता और उनकी बातें तभी वो मानता, भले वो उनके ऊपर कितना भी उसे मार ले, कुछ भी कह ले या कितना भी उसे चिल्ला ले, वहीं तब भी उनसे अच्छे से बात करता और उसे अच्छे से ट्रीट करता। पर यहाँ उनके बच्चे इन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छे से पाला, अपना पूरा प्यार दिया, अफेक्शंस दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उनको पहनने पोसने में और पैसों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पर यहाँ पे उनके बच्चे ही उन्हें प्यार नहीं करते और एक विंग था जो उनके प्यार के लिए मरता था, ना ही इन पैसों के लिए। मैडम यू नहीं चाहती कि उन्हें सिर्फ वही का नाम सुनने के बाद और ये जान के कि वो यहाँ लौट आया है, ये सुन के उन्हें वो पुरानी बातें वो पुराने लम्हे क्यों याद आ रहे हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी है। मैम यू फिर खुद से कहती है नहीं मैं कभी गलत नहीं हो सकती। आखिरकार मुझ में कमी क्या है? मैं इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट वुमेन हूँ। हमारी कंपनी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आती है और यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो पैसों से खरीदी ना जा सके। मिस्टर लैन और मिस्टर जैन अभी कुछ मीटिंग्स कर रहे थे कि तभी यहाँ पे मिस्टर लैन को कॉल आता है कि लैन जैन चक्कू हाथों पकड़ के सबके पीछे भाग रहे हैं और यहाँ तक कि अभी उन्होंने मैडम लैन को इंजर्ड करते करते बचाया है। यहाँ पे लैन जैन की कंडीशन सच में बहुत बिगड़ गई है, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। उनके लिप्स पे कट लग गया है क्योंकि मैडम लैन ने उन्हें एक थप्पड़ मारा था और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और उनका सर बहुत तेज दुख रहा है। वो अपने बालों को पकड़ के खींच रहे हैं और यहाँ की चीज़ें बिल्कुल तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो कभी भी खुद को हर्ट कर सकते हैं। हमने 2 दिन बॉडीगार्ड्स को उन्हें पकड़ने को भेजा था बट वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे लैन जैन ने अपनी ही गर्दन पर नाइफ रख लिया है, इसलिए और गार्ड्स उनके पास नहीं जा पा रहे। सर अब आप ही बताइए हम क्या करें? हम लोगों ने वांग जी को कॉल तो लगाया ना। वहाँ पे वो इंसान कहता है कि सर हमने वांग जी सर को कॉल लगाने की बहुत कोशिश की पर उनका कॉल नहीं लग रहा है, हमें अब समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। यहाँ पे मिस्टर बहुत सोचने का फिर कहते हैं उस डॉक्टर को कॉल लगाओ और उसे कहो वो जहाँ भी है अभी इसी वक्त लैन का ट्रीटमेंट करना है। उसे जितने पैसे चाहिए उसे उतने पैसे दो पर किसी भी हालत में मेरी बेटी की जान बचाओ। मैं लिली अब कॉल काटती है और वो इनको कॉल लगाती है
और वहीं वो सारी कंडीशन बताती है। कहता है तुम कॉल पे ही रहना और मुझे सारी कंडीशन की अपडेट देते रहो, मैं अभी वहाँ पे निकल रहा हूँ। वहाँ पे लैन फैमिली में आता है अपने साथ कुछ डॉक्टर्स की टीम लेकर, जहाँ पे वो डॉक्टर्स आते ही लैन चेचन को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें एक इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है। विंग ने एक रूम के अंदर पूरा हॉस्पिटल का सेटअप लगा के उनको वहाँ लेटा दिया था और कुछ डॉक्टर्स के साथ विंग बात करने के बाद लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि उनके पास में क्या हुआ उन्हें याद करने के लिए, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वहाँ पे मेड लिली से पूछता है कि क्या हुआ था। लिली सारी चीज़ें बताती है कि मैडम लैन उन्हें एल्बम दिखाई थी उनके बचपन की और उसके बाद ही वो ऐसा रिएक्ट करने लग गए। उस टाइम बाद लैन को होश आता है और वो थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद अपनी मदर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और पूछते हैं मदर यहाँ क्या चल रहा है और इतने सारे डॉक्टर्स इस घर में क्यों हैं, यहाँ क्या हो रहा है। वही अब सामने आता है, उन्हें ग्रीट करता है और कहता है हेलो, मैं हूँ आपका डॉक्टर वेवोशियान और मैं ही आपका अभी केस हैंडल कर रहा था। यहाँ पर लैन चेचन को कुछ भी याद नहीं था कि जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है वो इतने दिनों में क्या बिहेव कर रहे थे और उन्होंने जो भी कुछ किया। यहाँ पर लैन चेचन पूछता है ओके बट आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वही अब उन्हें सारी कंडीशन एक्सप्लेन करता है और बताता है कि वो अभी कैसे बन गए थे और कैसे बिहेव कर रहे थे। चेचन के लिए ये बहुत मुश्किल था विश्वास करना कि वो विंग को अपना डैडी कह रहा था और भी बातें सुन के लैन चेचन सच में शर्म से मरना चाहते थे। लैन चेचन ये सब कुछ जान के विंग से माफ़ी मांगता है जो भी ट्रबल उन्होंने क्रिएट किया और कहता थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे को ट्रीट किया, आप जितना पैसा चाहें हम आपको दे सकते हैं मुझे ट्रीट करने के लिए। रोशन हंसते हुए कहता कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है कि अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना और जितना अमाउंट हो रहा है और आपके जो बिल्स हैं वो पहले से ही आपके फैमिली ने पे कर दी है तो आपको और कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेतन कहते हैं बट फिर भी आपने मेरे को इतने बार विजिट करने आए और मेरे कारण आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है तो इसके लिए आप थोड़े पैसे तो हमसे ले ही सकते हैं। और वो वहाँ पे अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाते हैं और एक मनी के बैग, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक कार की की वेवोशियान के सामने उनके रख देता है कि आप ये सब कुछ ले सकते हैं, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है जो आप मेरे को ठीक करने के बदले ले लें। वो एक हंसते हुए उन सारी चीज़ों को दूर कर देता है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा काम है कि मैं अपने हर पेशेंट की जान बचाऊँ, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, वो अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सके ना कर सके, ये हम डॉक्टर्स का काम है कि हम सबकी जान बचाएं, ना ही ये देखना कि कौन अमीर है उसे हमें पहले ट्रीट करना चाहिए या फिर कौन गरीब है। अगर आज पैसा ही सब कुछ होता तो आप ज़िंदा नहीं होते, क्योंकि आपको जो लेकर आए वो तो जानते तक नहीं कि आप कौन है या फिर किस कंपनी के सीईओ हैं। और आपकी जान बचाने वाला जब आपको मालूम चलेगा एक ऑर्डिनरी सा पर्सन है तो आप क्या चाहते हैं कि आप उन सभी को पैसे दें। उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए और इंसानियत के नाते किया था। उनका आपसे कोई नाता नहीं और ना ही आपका उनसे, बट सिवाय एक नाता छोड़ के कि इंसानियत का। उन्हें लगा कि उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए, उन्होंने की। और अगर आपको मेरे को इतना ही सब कुछ देना है तो क्यों ना आप किसी ऑर्फनेज में जाके ये सारी चीज़ें दे दें और जितना हो सके उन लोगों की मदद करें, क्योंकि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद की मदद कर सकूँ। पर इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकते, और अगर हमारे पास इतना सब कुछ है ही तो क्यों ना हम थोड़ा सा दूसरों की मदद में कर दें। वैसे भी आप इतने बड़े सीईओ हैं, अगर आप थोड़ी सी मदद दूसरों की कर देंगे तो इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे और ना ही आप गरीब हो जाएंगे। आपको तो यहाँ पे शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का जिसने इंसानियत के नाते आपकी जान बचाई। इसमें मेरा कोई काम नहीं था, मेरा काम है ट्रीट करना, मैंने पेशेंट को ट्रीट किया। ये सारी बातें सुन लैन चेचन उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा पर्सन देखा जो मनी को प्रायोरिटी नहीं देता, ह्यूमैनिटी को देता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग लैन चेचन ने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा, बचपन से लेकर आज तक, वो इतने अमीर लोग हैं कि अमीरों में भी सिर्फ होड़ लगी हुई है कि और भी ज़्यादा अमीर हुआ जाए। यहाँ पर उनका खाने भी इतने बकवास और फीके होते हैं, डाइनिंग टेबल में बातें नहीं होती, फैमिली किसी से कोई मतलब नहीं रखती। ये कैसी अमीरी है जो सब लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है, उनकी इंसानियत से दूर कर रही है। इंसान आज अमीर क्या होगा वो तो भूल ही गया है कि इस दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आज उनके पास ऐसी पड़ी है जैसे वो किसी काम की नहीं है। अगर वो थोड़ी सी मदद दूसरों की कर देंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उनके पास तो कोई ऐसा फालतू सामान भी है जो किसी काम का नहीं। किस काम के, सिर्फ एक बार शो ऑफ के बाद, यहाँ पे एक बार देखने के बाद उसे कौन याद रखता है किस राजा ने बनवाया था या मेरे को किस काम का है। राजा का ज़माना गया, वो चीज़ें गई और अब उन्हें संभाल के रख के करना ही क्या है। अगर आपको कोई बात याद रखनी है तो ये रखिए कि आपको ज़िंदगी में सबकी मदद करनी है,
ये बात आप याद नहीं रखते। आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि एक बार आपने उस पर्सन की मदद करी थी और उसने आपको क्या कहा था, आपने उसके ऊपर कितने पैसे खर्च करे, और इस बात का राग आप ज़िंदगी भर गाएंगे। पर आपको ये बात कभी याद नहीं रहेगी कि किसी ने आपकी मदद करी थी। वो तो आप कब कब भूल चुके होंगे कि एक समय ऐसा भी होगा कि आपकी भी किसी ने तो मदद करी होगी। कुछ दिनों बाद अपनी इस बिजी से लाइफ में ये भूल तक जाएंगे कि वोइंग नाम का कोई डॉक्टर था जिसने आपकी जान बचाई होगी, या फिर कुछ ऑर्डिनरी लोग जिन्हें आप जानते तक नहीं, उन्होंने आपकी जान बचाई है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे पैसा छापने में। सिर्फ आपका लाइफ का यही तो मकसद है, पैसा पैसा और पैसा। पैसों के सिवा आपको और कुछ नज़र ही कहाँ आता है। मिस्टर लैन कहते हैं, चुप हो जाओ तुम, मैंने तुम्हें यहाँ पे कोई लेक्चर देने को नहीं बुलाया, और अगर तुम्हें लेक्चर्स देने का इतना शौक ही है तो क्यों ना तुम जाके कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर कुछ और बन जाओ। तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए तो तुम हमें बोलो, हम उतने पैसे तुम्हें दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। वही हंसता है और कहता है, मेरे इस लेक्चर का भी सर आप पे कोई असर तो हुआ नहीं है। एक प्रिस्क्रिप्शन रख देता है जिसमें मेडिसिन लिखी हुई थी कि लैंसिटन को क्या क्या खाना है, और उसके बाद वही वहाँ से चला जाता है अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ। वहीं के जाने के कुछ देर बाद ही लैनवांग जी आता है और उसे अपने घर में आते ही सारी बातें मालूम चलती है, जिसे सुनने के बाद लैनवांग जी थोड़ा सा गुस्से में था। यह आपने अच्छा नहीं किया, उस डॉक्टर की गलती ही क्या थी कि उसने भाई की जान बचाई, जबकि आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मिस्टर लैन कहते हैं, कैसा शुक्रगुजार, हमने उसे मनी ऑफर किया था, उसने नहीं लिया, और वैसे भी वो उसकी गलती है कि वो अपने घमंड में जीता है। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसे पैसे की कीमत मालूम चलेगी। अभी जो बड़ी बड़ी बातें और लेक्चर्स दे रहा है ना, इससे उसका कुछ भी नहीं होगा। उसे पैसों की अभी कोई कदर नहीं है ना, कुछ टाइम बाद वो हमारे पास ही उन पैसों के लिए आएगा, देखना। मैं इन सभी लोगों को जानता हूँ, ये ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर लैनवांग जी कहते हैं दैट हर कोई बिकाऊ नहीं होता, और आप समझते क्या है, वो इंसान अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहा है तो आप उसे खरीदने की क्यों कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई इंसान अपनी चाह से ज़िंदगी नहीं जी सकता, और उसने गलती क्या कहा था, यही ना कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। कहते हैं, बस वांग जी, मुझे तुम्हारी ये सारी बातें नहीं सुननी है, और देखो तुम आज उस ओमेगा के कारण मुझसे लड़ रहे हो। आखिर उसने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम और तुम्हारे अंकल उसके खिलाफ कुछ सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। मैं जानता ही था ये ओमेगा सिर्फ चाले चल रहा है। बहुत हो गया, मैं अब यहाँ पे और कुछ नहीं कहना चाहता। लैनवांग जी अब वहाँ से जाने लगना। मिस्टर लैन चिल्लाते गए थे, इस घर में मेरे को उस ओमेगा की बातें फिर से सुनाई आई तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूँगा। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है कि ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे सिर्फ पैसों की आवाज़ सुनाई आती है। अगर सच बोल दे तो यहाँ पे सबके कानों में तो वो चुभने लगती है। मिस्टर लैन कहते हैं, वांग जी अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम अपनी लिमिट्स में रहो। तुम क्या उस ओमेगा के पीछे इतने पागल हो गए हो कि तुम अपने डैड के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो। यहाँ पे मैडम लैन भी कहती कि वांग जी चुप हो जाओ, तुम ये क्या कर, तुम्हारे भाई अभी अभी ठीक हुए हैं, ये सारी बातें वो सुनेंगे तो क्या समझेंगे। इसके ऊपर इन सारी चीज़ों का गलत असर होगा। यहाँ पर लैनवांग जी अपनी आवाज़ धीरे करते हुए कहता है, किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं उसकी साइड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो सच बोल रहा है, और मैं जानता हूँ कि इस बार गलती हमारी थी। यहाँ पे हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मिस्टर लैन कहते हैं, तुम भूल रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं हो कि बिना पूरी ना हुई हो। जो तुमने कपड़े पहने हैं वो इतने महंगे ब्रांड्स के हैं जिन्हें कोई ऑर्डिनरी पर्सन अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तुमने जिस चीज़ पे हाथ रखा बचपन से लेकर आज तक वो तुम्हारे पास हुई, भले वो कितने से कितनी महंगी चीज़ हो, और मैंने वो तुम्हें दिलाई है। ये सारे पैसे हमारी खुशियाँ हैं, ये पैसे ही तो हैं जो हमें खुशियाँ बाय करके देते हैं। अगर जो लोग खुशियाँ खरीद नहीं सकते तो उन्हें देख सकते हो, जिनके पास पैसे नहीं उनके पास खुशियाँ नहीं। लैनवांग जी अब इस समय कुछ कह ही नहीं पाता, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक ये बात सच्ची है कि उसने जो चीज़ चाही वो उसके डैड ने उसे दिलाई, और ये सारी चीज़ें सिर्फ पैसों से हुई हो। और लैनवांग जी नहीं जानता कि पैसों के बिना ज़िंदगी कैसी होती है, या कोई ज़िंदगी पैसों के बिना कोई जी भी सकता है। किसी के सर पर छत ना हो, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हो, या फिर कपड़ों के लिए पैसे नहीं हो, क्या वो खुश रह सकता है, क्या वो हंस सकता है? ये नामुमकिन है। लैनवांग जी ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, इस ज़िंदगी में जो भी कुछ है सिर्फ पैसा है। पैसे के बिना कोई ज़िंदगी ही नहीं होती। अब कुछ कहता नहीं है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। लैनवांग जी को रात भर नींद नहीं आती, वो सिर्फ यही सोच रहा था, क्या सच में कोई पैसों के बिना जी सकता है, या पैसों के बिना कोई ज़िंदगी होती है? नामुमकिन सा लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से पैसों के कारण ही चलती है। पहली बार हम लोग वुइंग के हाथ में कुछ रिपोर्ट्स के बदले एक फ़ाइल देखते हैं, जहाँ पे वुइंग को मालूम चलता है कि लैन फैमिली, जियांग फैमिली, मो फैमिली और वैन फैमिली, ये तीनों ही फैमिलीज़ हैं जो उससे कोलैबोरेट करना चाहती हैं
और अपना बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहती हैं। एक कैफ़े के बाहर से जा रहा था और ग्लास के ऊपर थोड़ी सी स्नो थी, तो एक पर्सन उसके ऊपर इमोजीज बना रहा था और फिर उस ओस की बूंदों को उस ग्लास के ऊपर से हटा देता है। मैं उसका फेस देखते सही मैस्मराइज हो गया। उसके बाद उसके फेस पे आ रहे थे, वो एक कॉल में बातें कर रहा था। उसकी स्माइल, उसके सारे इमोशन जस्ट परफेक्ट थे। मैंने इतना ब्यूटीफुल और गॉर्जियस पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। सच में वो पर्सन एकदम ऑसम था। मैं जानती नहीं हूँ उसका नाम क्या है, बट मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वही हम उससे मिलना चाहते हैं। वही कहता है, पर मैं उसको थोड़ी ना जानता हूँ। मैं क्या जानूँ कि वो कहाँ है, और तुम उससे मिले थे, मैं थोड़ी ना। और तुम उससे मिले ही थे, उसका नाम पूछ रहे थे। निहासन कहता, वही तो प्रॉब्लम है। मैं उस कैफ़े के अंदर जब तक पहुँचता वो वहाँ से जा चुका था, और मैंने पूछा स्टाफ से, तो वहाँ का वो कोई वर्कर नहीं है, वो सिर्फ विज़िट करने आया था। और यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मेरे को कैफ़े वालों ने दी ही नहीं। वही कहता है, और बेचारा निहासन, ऐसा लगता है पहले ही मीटिंग में जो है इनकम्प्लीट रह गई, उसी में तुम अपना दिल खो बैठे हो। निहासन कहता है, मुझे टीज बाद में कर लेना, पहले अभी कुछ करो, मुझे उससे कैसे भी मिलना, मेरे को उसका नाम तक नहीं मालूम। वही कहता है, मैं कोई गॉड थोड़ी ना हूँ तो यहाँ पे तुम्हें वरदान दूंगा। इस पर्सन से आज तुम मिलो, वो बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हो जाए और इसी डोर से अंदर आए और यहाँ पे मुझे अपना ज्वाइनिंग लेटर दे। ओ माय गॉड, निहासन का अब मुँह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सेम ऐसा ही होता है। वो पर्सन अब गेट के अंदर आता है और विंग के हाथ में अपना ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहता है, सर मैं आज से ही इस हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बात देखे निहासन अपने ख्याली दुनिया में पहुँच चुका था। कहा जाए तो बिल्कुल एक टाइम के लिए फ्रीज हो गया था उसे देख देख के। और वही उसका पूरा बायोडाटा पढ़ रहा था। उसके बायोडाटा पढ़ने के बाद वही कहता है, तुम्हारा नाम वेनिंग है और तुम एक पीता हो और ये तुम्हारी सेकेंड जॉब है। आप पहले काम करते थे वहाँ से तुमने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, ऐसा क्यों? वेनिंग कहता है, सर मुझे आपके साथ काम करना है, मेरे को आपसे सीखना है कि ये सर्जरीज कैसे की जाती हैं। आपने आज तक इतनी सारी जानें बचाई हैं, आपके लाइफ में आज तक ऐसा कोई सा भी केस नहीं है जिसे आप ना बचा पाए हो। आपने क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशंस में भी ऑपरेशंस किए हैं। मुझे यही आपसे सीखना है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। विंग कहता है, हाँ ये बात ठीक है, बट किसी का फ़ैन होना काफ़ी नहीं होता है। क्या तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है? सर आप मुझे सिर्फ एक बार मौका दीजिए, मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊँगा कि मैं यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल डिज़र्व करता हूँ और मैं आपकी तरह ही एक बेस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वही कहता है, बिल्कुल बेस्ट डॉक्टर बनना हर कोई डिज़र्व करता है। तुम मेरे तरह के हो, तुम मुझसे भी बेस्ट डॉक्टर बनोगे। बस इसी तरीके से लोगों को बचाने पर ध्यान देना। हाँ बोलता है और बेहोशियान अब एक नर्स को बुलाता है और कहता है, तुम इन्हें पूरा हॉस्पिटल दिखा दो और इन्हें इनका कैबिन भी बता देना। ये हमारे न्यू डॉक्टर है जिन्होंने आज से ही ज्वाइन किया है। अब वहाँ से जाते हुए देखता है कि वहाँ पे एक पर्सन बिल्कुल फ्रीज खड़ा हुआ है। उसका मुँह खुला है, अभी तक खुला ही है, और आंखें वो ब्लिंक भी नहीं कर रहा है। मैंने उसे देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। वही कहता है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम जाओ यहाँ से। अब वेनिंग के जाने के बाद निहासन के पास जा रहा था कि उतनी देर निहासन बहुत तेज से चिल्लाता है। वही अपने हाथ पे हाथ रख लेता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे हार्ट अटैक देकर मारने का इरादा है क्या? इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो, जैसे तुमने कोई घोष देख लिया होगा। भागते हुए हुसैन के पास आता है, उसे हक कर लेता है और उसके हाथों को पकड़ के किस करने लगता है और कहता है, तू ही मेरा भगवान है भाई, तू नहीं होता तो पता नहीं मैं ज़िंदगी में क्या करता। वही अपना हाथ छुड़ाता है, अपने हाथ को पोंछते हुए कहता है, पागल हो गया क्या? ये सब क्या कर रहा है? हाँ मुझसे दूर रहे, कहीं तेरा दिल मेरे पे तो नहीं आ गया? तू जानता है ना मैं कौन मेगा। कहता मजाक करना बंद कर, मैं जिस पर्सन के बारे में तेरे को बता रहा था ना वो यही है भाई, तू ऑसम है, तू मेरी ज़िंदगी का लकी स्टार है, तू नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। बस अब मेरे को इस हॉस्पिटल में तो एक ढंग की जॉब दे दे। वही उसका सर पे मारते हुए कहता है, निहासन तुम बिजनेस करते हो, यहाँ पे डॉक्टर्स तुम्हारे ये मीटिंग्स देखने नहीं आए, तुम्हें यहाँ पे कंपाउंडर की भी जॉब नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से। सन अब वहीं के पैरी पकड़ लेता है, भाई प्लीज़ मेरे को यहाँ पे तू नर्स ही बना दे, मेरे को लड़कियों के कपड़े तक पहनाएगा, मैं वो भी कर लूँगा, प्लीज़ भाई मेरे को यहाँ पे रख ले। बनने के आसपास रहना है तो मेरे को उसका सेक्रेटरी बना दे। वही कहता है, ऐसी कौन सी तेरे अंदर क्वालिटी है जो मैं उसका सेक्रेटरी तुझे बना दूँ? अगर मैंने उसके साथ तुझे रखा ना तो पक्का जो सीखने आया ना वो ऐसा सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। उसने बिना तय करा था और वही अपना रूम ही छोड़ के भाग जाता है। आज के लिए इतना ही, हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।